तो आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। यह हमारा पॉडकास्ट है भारत एंड जियो पॉलिटिक्स। और आज हम एक बेहद ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक होने वाले विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का विषय है आज बांग्लादेश की एक अनोखी पहल के बारे में, जिसमें वह इस्लामिक देशों के लिए यूरो के जैसी एक सामान्य मुद्रा लाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी जो बांग्लादेश की पीएम हैं, उन्होंने उनका एक ग्रुप है डी8, जिसमें कुछ इस्लामिक देश ही मेंबर हैं। ये पहल उन्होंने उसके सामने रखी है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनका प्रयास सफल रहा और एक कॉमन करेंसी आती है उनके इस ग्रुप के लिए, तो धीरे धीरे और भी लोग जुड़ जाते हैं उससे, और भी देश इससे जुड़ना पसंद करेंगे। तो जब ऐसा होगा तो इसका क्या प्रभाव होगा पूरी दुनिया पर, पूरे दुनिया के व्यापार पर, और क्या संभावनाएं हो सकती है, इस विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर आदित्यन जी। डॉक्टर आदित्यन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद हरिप्रकाश जी, मुझे अपने मंच पे दोबारा से निमंत्रित करने के लिए। और मैं आपका आभारी हूँ कि आप हमेशा मुझे निमंत्रित करते हैं विविध विषयों पे चर्चा करने के लिए। और आ, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं डॉक्टर आदित्यन जी के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं। डॉक्टर आदित्यन जी अध्यक्ष हैं काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के, और इनकी काफ़ी गहरी रुचि और जानकारी है जियो पॉलिटिक्स के बारे में। इसलिए हम अक्सर उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि जो इंसाइट मुझे इनसे मिलता है वो जल्दी किसी से मिल नहीं पाता। तो आइए हम लोग इस रोचक सफर पे चलते हैं और जानते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है बांग्लादेश के इस प्रयास का। तो शुरू करते हैं आज का प्रयास। तो मैं जरा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ कि अभी एक मीटिंग हुई थी बांग्लादेश में, बांग्लादेश की, और उनके एक ग्रुप है डी8 जिसमें कुछ इस्लामिक देश शामिल हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ये विचार रखा कि हम लोगों को एक कॉमन करेंसी लाना चाहिए अपने ग्रुप के लिए। हालांकि ऐसा प्रयास पहले भी हो चुका है दूसरे मुस्लिम देशों के द्वारा, मैं समझता हूँ शायद सऊदी अरबिया के द्वारा, लेकिन वह प्रयास सफल नहीं रहा। और अभी भी सिर्फ यह विचार रखा गया है, इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। लेकिन हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं इस विषय से जुड़े, और कुछ हमारे एप्रीहेंशंस हैं कि अगर बांग्लादेश सफल होता है इसमें तो इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। तो डॉक्टर आदित्यन जी, मेरा पहला जो प्रश्न है वो जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन से जुड़ा हुआ है कि जैसे मुस्लिम देशों के बीच एक साझा मुद्रा की शुरुआत होती है, तो जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के परिदृश्य में इसका क्या प्रभाव हो सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो पावर डायनामिक्स है, वैश्विक शक्ति गतिशीलता में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, और क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के बदलाव होंगे, ये हम लोग आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बांग्लादेश का ये जो नया प्रयास है, इस पे चर्चा करने से पहले हमें D8 के बारे में जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। जी। 1997 में ये बनाया गया था। और इसको जो औपचारिक रूप से इसको कहते हैं D8 इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। D8 शब्द इसलिए चुना गया था, डेवलपिंग आर्ट, अच्छा। विकासशील आर्ट। जी। किंतु अगर आप देखें, इसके सदस्य सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं। तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ईरान, इंडोनेशिया, तो सारे मुस्लिम देश हैं। जब ये प्रयास आरंभ किया गया था 1997 में, तब G7 का काफी महत्व था जी। विश्व की अर्थव्यवस्था में। और चूंकि G7 में कोई भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं था, और G7 के
विरुद्ध G20 जो बनाया गया उसमें ज्यादातर कुछ मुस्लिम राष्ट्र नहीं थे, तो ये D8 बनाया गया उसके आंसर में। लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें हो रही हैं जो नेपथ्य में हलचल चल रही है, वो इस्लामिक देशों में की अपनी जो राजनीति है उसके लिए। इस्लामिक राजनीति में 3 दावेदार हैं, सऊदी अरेबिया, तुर्की और ईरान, नेतृत्व के लिए। जो अब के उनके जो संघ हैं, अरब लीग तो सिर्फ अरब देशों के लिए है, जी और OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसमें 56 या 57 देश हैं, लेकिन उसका जो नेतृत्व है वो सऊदी अरब के पास है। जी तो बाकी जो ये राष्ट्र हैं जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया है, ये बार बार कुछ ऐसे प्रयास करते हैं कि जो नेतृत्व है इस्लामिक राष्ट्रों का वो सऊदी अरेबिया से निकल के दूसरे इस्लामिक राष्ट्रों के पास जाए। तो D8 जो है, विकासशील 8, ये उसका प्रयास था। अगर आप करेंसी की बात करते हैं तो उससे पहले इन्होंने काफी कुछ काम किया है, नेटवर्किंग का, अपनी अर्थव्यवस्था का। तो आपको देखना चाहिए कि ये जो 8 राष्ट्र हैं, इनकी जो जनसंख्या है वो 1.2 बिलियन है। जो सारे 56-57 इस्लामिक राष्ट्र हैं उसका 60% है। तो ये एक नेतृत्व का एक अंदाज है, और पूरे विश्व की जनसंख्या का ये 13% है। धीरे धीरे इन्होंने आपस में D8 कंट्रीज के बीच में व्यापार शुरू किया। तो 2006 में वो व्यापार था $35 बिलियन, 2010 में बढ़ के हो गया $68 बिलियन। तो इनका आपसी जो व्यापार है वो बढ़ रहा है। आंकड़े हैं उनके हिसाब से, वो पूरे विश्व के व्यापार का 3.3% था। अब आज की दशा में देखें तो इन 8 देशों की जो डॉलर के टर्म्स में GDP है, $4.92 ट्रिलियन है। वो भारत की GDP से पे भी ज्यादा है। तो उसका कुछ महत्व है। और इन लोगों ने पहले जो प्रयास किए थे, इस्लामिक बैंकिंग, वो शुरू किया हुआ है। उसके बाद D8 ने ही, और इसमें खास तौर से बांग्लादेश और मलेशिया सम्मिलित थे, इन्होंने एक सुझाव दिया था हलाल इकोनॉमी का, हलाल अर्थव्यवस्था का, और वो भी शुरू हो गया है। तो उसका भी पूरे विश्व में जो व्यापार है उस पर प्रभाव पड़ता है। आपने भारत में देखा होगा जी जी कि हर एक चीज पे हलाल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है। अब उसका क्या महत्व है? अगर खाने पीने की चीजों में जब हलाल होता था तो उसमें ये कहा गया था कि ये धार्मिक परिभाषा है, क्योंकि उनका जो स्लॉटर करने का तरीका है उसमें उनको रिलीजियस रिचुअल करना। अगर ये उस तक ही सीमित होता तो हम समझते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है, अपना धार्मिक कोई क्रिया हाँ। प्रक्रिया कर रहे हैं। अब मैं किंतु अगर आप, मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ सर। हमारा जो मेन कंसर्न था और हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ा मैं उसका पृष्ठभूमि बना रहा हूं आपके लिए, जी उसका अगर आप देखें हलाल अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है, वो असर पूरे विश्व में पड़ रहा है। क्योंकि ये लोग जहां पे भी हलाल का सर्टिफिकेशन चिन्ह बन जाता है, उसकी अपनी एक फीस होती है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, वो सारे इस्लामिक राष्ट्रों के पास जाते हैं। तो ये जो तीसरा उसका चरण है, उसमें एक समान मुद्रा, एक साझी करेंसी का सुझाव दिया गया है बांग्लादेश से। तो जैसे आप यूरोजोन है, यूरोजोन में है यूरो, कॉमन करेंसी है, इस तरह से
इस्लामिक राष्ट्रों में, आरंभ में इन D8 के राष्ट्रों में, और उसके पश्चात धीरे धीरे ये पूरे इस्लामिक विश्व में हो सकता है। या तो बिल्कुल। इसका जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत असर पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना कि अभी तो ये बहुत छोटे हैं, अभी हुआ भी नहीं है। हम्म, ऐसा बात यूरोजोन के लिए भी कही गई थी। अब यूरोजोन जो है, यूरोपियन यूनियन, हम्म, बहुत महत्वपूर्ण भू राजनैतिक गुट बन गया है। जी। वो उनकी जो नीतियां हैं वो दूसरे देशों पे थोपते हैं। उनके जो पर्यावरण के जो मापदंड हैं वो दूसरे देशों पे थोपते हैं। उसके बिना आप उनसे व्यापार नहीं कर सकते। वहां पे आप तिजारत नहीं कर सकते, अपना निर्यात नहीं कर सकते अगर आपके वो स्टैंडर्ड्स नहीं है। जी। तो D8 जैसे एक हलाल इकोनॉमी का, हलाल अर्थव्यवस्था का एक ब्लॉक बना रहा है, हम्म, और उसके बाद एक साझा करेंसी बना रहा है, तो उनका एक फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरह से D8 का सेंट्रल बैंक, इस्लामिक सेंट्रल इस्लामिक बैंक, इस्लामिक अर्थव्यवस्था। और अगर आपने फिर इन राष्ट्रों से निर्यात आयात करना है तो आपको इनके नियमों का पालन करना पड़ेगा, जी। और एक तरह से इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी, या तो आप विश्व को दो तीन भागों में विभाजित कर दें, हम्म, एक इस्लामिक अर्थव्यवस्था हो जाए। हम्म, लेकिन अगर आप आंतरिक रूप से देखें, भारत में जो अर्थव्यवस्था पे कितना असर पड़ रहा है कि बहुत। पतंजलि जैसी जो कंपनियां हैं हम्म। वो भी हलाल का सर्टिफिकेशन ले रही हैं। और मुझे अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, मुझे लगता है कि ये पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करता है। नहीं, वो तो बनेगा, वो तो बनेगा, हम्म, वो तो बनेगा अगर आप किसी मापदंड के अनुसार अर्थव्यवस्था चलाना चाहते हैं। हम्म, तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि जो वर्तमान की अर्थव्यवस्था है उसके साथ साथ एक और अर्थव्यवस्था चलाई जाए, तो वह इस्लामिक अर्थव्यवस्था होगी, और इस्लामिक बैंकिंग होगी, इस्लामिक करेंसी होगी। हम्म, तो इनका जो भविष्य में प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व पर, वो हमें सोचना है, क्योंकि धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्रों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम्म, और इनकी जो संख्या है इस्लामिक राष्ट्रों की, अब तो 57 हो चुकी है। तो जो केंद्र होगा, सत्ता का केंद्र, हम्म, वो कहाँ जाएगा? वो क्या वाशिंगटन DC में रहेगा, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में रहेगा, या यूरोप में जाएगा, या चाइना के पास जाएगा, या वो किसी इस्लामिक राष्ट्र में जाएगा? D8 का जो केंद्रीय सचिवालय है वो इस समय तुर्की में है। अब तुर्की तो, उनका अपना इतिहास रहा है, वो अपने आप को खलीफा समझते हैं। हम्म, और जब से इस्लामिक पार्टी सत्ता में आई है पिछले 20 साल से अर्दोगान के नेतृत्व में, हम्म, तुर्की का प्रयास यही रहा है कि वो मॉडर्न खिलाफत को, कैलिफेट जिसको बोलते हैं, उसको आरंभ करें। तो इसके असर आपको सामने दिख रहे हैं। और और मुझे बांग्लादेश आ, एक बहुत ही प्रगतिशील राष्ट्र है, हम्म, और जिसको कहते हैं प्रैग्मेटिक राष्ट्र है। इनकी जो नीतियां हैं वो बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छी रही हैं। बांग्लादेश ने अपने आप को पहले तो सार्क का हिस्सा बनाया, सार्क का सुझाव बांग्लादेश का था। अगर आप देखें संयुक्त राष्ट्र में उनकी जो अ, सैनिक होते हैं, जो सिक्योरिटी के होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आते हैं। छोटा सा राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक सैनिक के डिप्लॉयमेंट के लिए हर महीने $1000 देता है, जो भी राष्ट्र अपने सैनिक देता है। तो बांग्लादेश जहां से भी संभव है वो हम्म, अपनी अर्थव्यवस्था को
मजबूत करने का प्रयास करते रहते हैं, और उन्होंने अपना सेक्युलर कैरेक्टर, अपने सेक्युलर संविधान को छोड़ के इस्लामिक राष्ट्र बना लिया है अपने आप को, जी। और उसमें वो नेतृत्व की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो सुझाव है बांग्लादेश का, ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं महत्वपूर्ण, ये पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव जो आएगा ना, वो अभी नहीं आएगा, एक दशक में नहीं आएगा। अच्छा। सोचिए 5 6 10 दशक के बाद क्या होगा विश्व की अर्थव्यवस्था। और मुझे ये मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये अर्थव्यवस्था तक सीमित होता तो हम मान सकते थे कि बहुत सारे ब्लॉक हैं, उसमें एक ब्लॉक ये भी बन रहा है। तो एक्चुअली ये अर्थव्यवस्था ही नहीं है, ये एक तरह से जो है रिलीजियस आइडियोलॉजी जो दूसरे लोगों पे है उन पे थोपना है, जो नॉन इस्लामिक है, जो कंट्री है, जो लोग हैं अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी, जैसे कि हलाल सर्टिफिकेशन है कि भाई हम भी, हमारे पूजा करने की पद्धति है, हम भी पवित्र करने का काम करते हैं, लेकिन हम अपने घर में करते हैं, हम किसी दूसरी जगह पे करने नहीं जाते। तो उनकी कुछ आइडियोलॉजी है, उनका कुछ तरीका है अपने रहने का, वो दूसरों पे थोपने जैसा है। जो उनका जो अपना प्लान है कि भाई पूरे विश्व में इस्लाम को फैलाना है, तो ये उसका ही एक हिस्सा है। देखिए, इस्लामिक राष्ट्र कभी भी इस बात से शर्मिंदा नहीं होते कि उनका धर्म क्या है और उनकी व्यवस्था क्या है। हम्म। और वो खुलेआम कहते हैं कि हमारी व्यवस्था सबसे बेहतर है, हम्म। सबसे बढ़िया है। तो वही जो व्यवस्था है वो सभी राष्ट्रों को स्वीकार करनी चाहिए। इस्लाम में जो राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता, एक उम्मा का कॉन्सेप्ट होता है। तो जी। वो सारी बातें आपको शुगर कोट करके दी जाती हैं, हम्म। आपको एक सभ्य भाषा में अनुवाद करके दी जाती हैं। तो हम्म। अगर आप D8 का चार्टर पढ़ेंगे, हम्म। D8 जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसका चार्टर पढ़ेंगे, उसमें सब बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। लेकिन ये D8 में सारे इस्लामिक राष्ट्र क्यों? हम्म। अगर आपका जो उद्देश्य है वह हम्म। शांति है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस है, विकास है, तो सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र क्यों, सारे राष्ट्र क्यों नहीं? जो G7 है वो क्या क्रिश्चियनिटी के बेस पे तो नहीं है। ठीक है, माना ज्यादातर राष्ट्र उसमें क्रिश्चियन है, लेकिन जापान भी है, जापान तो क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं है। G20 भी जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग है वो भी धर्म के आधार पर नहीं है। यूरोजोन का जो है वो उनके यूरोपियन जो जियोग्राफिक लोकेशन है हम्म। उसके बेसिस पे है। किंतु इसमें ये जो 8 राष्ट्र हैं, मैंने आपको गिनाए थे, वो 3 4 महाद्वीपों में हैं, और उनमें इस्लाम के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है जो मतलब साझी हो। किंतु इनका प्रयास यही है कि पूरे विश्व पर अपनी प्रभुसत्ता जी। खड़ी करना, और ये उसी में एक, उसी दीवार में एक ईंट है। जी। सर, ऐसा है कि हम लोगों ने अब तक एक ही प्रश्न लिया है और हमारा समय बहुत सारा निकल गया है। तो हम सिर्फ ये बात करना चाहेंगे कि विश्व के सामने इसका क्या सॉल्यूशन है। क्या इसको विश्व को सीधे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या लोगों को इसका प्रतिकार करना चाहिए, और इसके समाधान की कोई किस तरह का समाधान विश्व को देखना चाहिए। देखिए, अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आप G8 G7 को आप बंद करें या आप यूरोजोन को बंद करें। ये तो अपना प्रयास करते रहेंगे, कोई कोई ऐसा नियम नहीं है जिन्होंने अभी तक नहीं तोड़ा है, लेकिन ये बाकी राष्ट्रों के ऊपर निर्भर करता है कि वो इससे कैसे डील करते हैं। और अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था को इनके नियमानुसार चलाना सही नहीं होगा। ये दूसरे राष्ट्रों को देखना पड़ेगा हम्म। कि अगर आप जिसको कहते हैं कि दूसरों की प्रभुसत्ता को स्वीकार करेंगे,
एक तरह से इस्लामिक हेजेमोनी को आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि वही लोग नियम बनाएंगे। और हम्म, अगर आपने उनके साथ आयात निर्यात करना है तो आपको उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा, और हर एक चीज को हलाल इकोनॉमी में सर्टिफाई कराना पड़ेगा। तो बाकी राष्ट्रों को अपना अपना एक पक्ष सामने रखना पड़ेगा, हम्म, और हो सकता है आर्थिक बहिष्कार करना पड़े, लेकिन अभी उसकी ऐसी स्थिति आई नहीं है, हम्म। क्योंकि अभी ये इतना सशक्त नहीं है कि बाकी दो देशों को किसी पूरे मतलब ज्यादा तो मेरे लेवल असर प्रभावित कर सके। लेकिन हमारे जो भारत में है, हम्म, जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है, इस पे काफी असर अभी भी पड़ चुका है। अभी भी पड़ चुका है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि अभी तो शायद ही कोई ऐसा प्रयास सरकार कर सके उसके ऊपर काम करने के लिए। लेकिन जैसे 57 कंट्रीज ने ये डिक्टेट किया कि हमारे साथ अगर आपको व्यापार करना है तो आपको सर्टिफाइड 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 हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। तो हम उनको ये भी कह सकते हैं कि भाई हम ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, और आप अगर व्यापार ना करना चाहें तो ना कर सकते हैं मेरे साथ में। देखिए, ऐसा होता है कि जो लोग भी व्यापार करना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहते हैं। जी, मैंने आपको उदाहरण दिया पतंजलि का। जी। अब पतंजलि वालों ने भी एक हलाल सर्टिफिकेशन का चिन्ह जो है, जो हम्म, उनका, वो अपने प्रोड्यूस पे, अपने हम्म, प्रोडक्ट्स पे लगाना शुरू कर दिया है। हम्म, लेकिन अब भारत में इसके विरुद्ध हम्म। कुछ प्रयास चलने लगे हैं। एक सात्विक सर्टिफिकेशन की बात चल हाँ, रही है। लेकिन मैंने वो तो कई जगह बातें चली है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। देखिए, वो तो छोटे लेवल पे है, लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, हम्म, और उनको हमें अ, सहायता देनी चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि इसका जो दूरगामी परिणाम है, चाहे वो हलाल सर्टिफिकेशन का है, चाहे कि कॉमन करेंसी, इस्लामिक कॉमन करेंसी का है, हम्म, या इस्लामिक बैंकिंग का है, इसको एक तो व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, और फिर राजनैतिक रूप से डील करना पड़ेगा। हर हर लेवल पे हर एक चीज सरकार के सामने नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें कुछ न्यायिक और राजनैतिक विवशताएं होती हैं। तो अगर सरकारी रूप पे यह मुद्दा नहीं लिया जा सकता, और सामाजिक और व्यक्तिगत रूप पे इसको लिया जाए, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, और हमें ऐसे प्रयासों को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक मुख्य धारा में कुछ विचार आते हैं, हम्म, तो सरकार भी फिर बाध्य हो जाएगी कि उस मुद्दे को वह ले। हम्म, इस समय सरकार के पास कोई ऐसी लाचारी नहीं है कि इस मुद्दे को ले। हम्म, तो जो छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं सात्विक सर्टिफिकेशन के, या शुद्ध वैष्णव या जैन सर्टिफिकेशन के, हमें उनको एक हमारे हैं रवि रंजन सिंह जी, जो झटका सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो जहाँ पर हम्म, नॉन वेज खाने का है, हम्म, हलाल के बजाय। तो ऐसे ऐसे प्रयास हो रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से लोग कर रहे हैं, सामूहिक रूप से कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक रूप से करने लगे हैं। लेकिन और लेकिन अपने इंटरनल इकोनॉमी में हम लोग इसको बंद क्यों नहीं कर सकते? हमको इंडिया के अंदर किसी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत तो है नहीं। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। हलाल सर्टिफिकेशन कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, नहीं है। ये एक निजी व्यवस्था है। जी। सरकार का इसमें कोई सरकार इसमें कोई बाधा डाले, कभी इन्होंने कोई लॉ तो ब्रेक किया नहीं है। तो अब सरकार उसमें अगर इंटरफियर करे, उसमें हस्तक्षेप करे, तो किस आधार पर करे? तो फिर बात उसी
पे आ जाती है कि व्यक्तिगत रूप से आप ऐसे उपभोक्ता वस्तुओं का आयात ना करें या उसको ना खरीदें, और सामूहिक रूप से आप कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि आपके पास कुछ चॉइसेस हों कि आप हलाल सर्टिफाइड उपभोक्ता प्रोडक्ट्स को, पदार्थों को खरीदेंगे, या सात्विक सर्टिफिकेट प्रमाणित पदार्थों को खरीदेंगे। तो हमारे पास अब सिर्फ 1 मिनट का ही समय बचा है, इसलिए आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। और हम लोग फिर इस मुद्दे पे देखेंगे, अगर कुछ विशेष होता है तो हम लोग बात करेंगे। मेरा सिर्फ यही है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि इसकी विश्व की अर्थव्यवस्था और विश्व की जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा, दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली इस्लामिक डोमिनेशन का प्रयास है। तो धन्यवाद डॉक्टर आदित्यन जी, आज की चर्चा के लिए। हम लोगों को गहरी जानकारी मिली है इससे। तो आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि यह चर्चा आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगी होगी। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ साझा करें। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जिसमें हम और भी महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषयों पर बातें करेंगे। आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आदित्यन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, आपका। आपका सपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।